नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास प्रोग्राम हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। तो हरियाणा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की चौथे सीजन की मेजबानी करने जा रहा है। पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की भव्य शुरुआत हुई है। लॉन्चिंग सेरेमनी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिरकत की। हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और खेल और युवा मामले राज्य मंत्री संदीप सिंह भी। देश भर के खिलाड़ियों का पलकी बिछाए इंतजार कर रहे हरियाणा में पंचकुला के इंद्रधनुष स्टेडियम से खेलो इंडिया यूथ 2021 का भव्य आगाज कर दिया है। खेलों में नंबर 1 कहे जाने वाले हरियाणा को इस बार मौका मिला है खेलो इंडिया यूथ 2021 की मेजबानी करने का और हरियाणा ने पूरे जोश के साथ आयोजन की सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली है। लॉन्च के इस खास मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और खेल मंत्री संदीप सिंह इस यादगार क्षण के साक्षी बने, जहां चौथे सीजन के लोगो और गीत को लॉन्च किया गया। धाकड़ मैस्केट तो है ही, कार्यक्रम भी धाकड़ ही लग रहा है और खेल भी धाकड़ ही होने वाले हैं। चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स हरियाणा आयोजन करने जा रहा है। चौथा भी है, 4 तारीख को शुरू भी होगा। का विधिवत लॉन्च आज इसका हुआ है और अब इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। दिनों में अगर मैं कहूं तो 28 दिन 5 घंटे, घंटों में कहूं तो 677 घंटे ये बाकी हैं। और जब उल्टी गिनती शुरू होती है तो एक उमंग, उत्साह और एक एंग्जाइटी ये भी होती है कि जल्दी गेम शुरू होंगे। हम मेजबानी के लिए तैयार हैं। पूरे देश भर की जो टीमें आएंगी, लगभग 8,500 खिलाड़ी आएंगे, उनकी आवभगत के लिए हम तैयार हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे लॉन्च कार्यक्रम में शुभंकर की पहली झलक दिखाई दी, जिसमें हरियाणा की संस्कृति और विश्वास का खास अंदाज दिखाई दिया। शुभंकर के लॉन्च के साथ ही खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने खेलो इंडिया के लिए जर्सी को भी लॉन्च किया। हरियाणा में आयोजित हो रहे खेलो इंडिया कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहेगा, समझिए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की 4 जून से शुरुआत होगी। 13 जून तक चलेगा खेलो इंडिया का आयोजन। हरियाणा समेत 5 स्थानों पर होगी प्रतियोगिता। करीब 8500 खिलाड़ी खेलो इंडिया में हिस्सा लेंगे। खेलो इंडिया में 25 तरह के खेल आयोजित होंगे। 5 पारंपरिक खेलों को शामिल किया जाएगा। हरियाणा के हिस्से में आए इस खास मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के खिलाड़ियों के दमखम की तारीफ करते हुए बताया कि किस तरह हरियाणा की मिट्टी खेलों में रमी है। जिस मिट्टी से निकले युवा सोना जीतकर प्रदेश का नाम बढ़ाते हैं और युवाओं को ज्यादा मौका मिल सके, इसके लिए सरकार छोटे स्तर पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा को बढ़ा रही है। हम कहते हैं कि मिट्टी हमारी अन्न के रूप में सोना उगलती है। जो हमारा युवा है, युवती है, वो खेलों में इतना एक बढ़िया प्रदर्शन अपना कर रहा है देश और दुनिया में। जैसे कृषक सेना सोना उगलता है, ये हमारा खिलाड़ी ये सोना जीत करके ला रहा है। ये भी सोना लेकर के और इस देश वो जितना अधिक संख्या में वहां पहुंचेंगे, उससे उन खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ेगा, उनको उत्साह भी आएगा और एक अच्छा भाव लेकर के हरियाणा के बारे में जो उनके मन में आएगा, तो एक अच्छा भाव और संस्कार लेकर के पूरे देश में जाएंगे कि हरियाणा की भी कोई एक पहचान उनके मन में, उनके ध्यान में आई है। हमने अपने यहाँ मैपिंग की है। मैपिंग में गांव स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर नीचे आवश्यक है, क्योंकि प्रारंभ नीचे से ही होगा, तो हमने पर्याप्त बनाना शुरू कर दिया है। बहुत चीजें हमने पूर्ण कर भी ली है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भाग लेने से लेकर मेडल लाने वालों के लिए
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई ऐलान किए हैं और खिलाड़ियों के लिए बेहतर व्यवस्थाएं करने का भरोसा भी दिलाया। लॉन्च के भव्य आयोजन के बाद सभी को हरियाणा की मिट्टी में खेलों का आयोजन का इंतजार है। देश भर का आकर्षण अपनी ओर खींचने का काम करेगा और खिलाड़ियों के उत्साह को बढ़ाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में मंत्रिमंडल ने कई अहम फैसले लिए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई, जहां सरकार ने प्रदेश की उन्नति के लिए कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई। बैठक में मंत्रिमंडल ने कुल 18 प्रस्तावों पर चर्चा करने के बाद अहम फैसले लिए। इस बैठक में एक बड़े बदलाव के तौर पर नई आबकारी नीति को मंजूर किया गया। पॉलिसी ये हमने आज मंत्रिमंडल में फाइनल कर दी है। वैसे ये पॉलिसी है जून के प्रथम सप्ताह के बाद लागू होगी, क्योंकि पिछले साल हमने जो ईयर है 31 मार्च के बजाय उसको आगे बढ़ाया था कोविड के कारण से। तो वो साल जो खत्म होगा शायद 6 जून या 7 जून को खत्म होगा, तब तक तो ये वर्तमान पॉलिसी वही चलेगी। लेकिन 6-7 जून से पहले वो सारे ऑक्शन हो जाएंगे। नए जो वेंडर्स हैं वो वेंडर्स को वो यानी ऑक्शन करके दिए जाएंगे। अंतर एक ही किया है कि पहले 2 वेंडर्स का एक क्या उसको कहेंगे जोन, अब उसको बढ़ा के 4 वेंडर्स का एक जोन किया है। नई आबकारी नीति के जरिए हरियाणा सरकार ने व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। 2022-23 के लिए नई आबकारी नीति के तहत शराब की अवैध बिक्री को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। नई आबकारी नीति, विस्की और वाइन के आबकारी शुल्क में भी कमी। शराब कारखाने के लाइसेंस फीस 1 लाख रुपए हुई। आयातित विदेशी शराब पर 3% वैट लगेगा। बार लाइसेंस के शुल्क में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। ई निविदा के माध्यम से शराब के ठेकों की नीलामी की जाएगी। शराब कारखाने हाई सिक्योरिटी सीसीटीवी की नजर में रहेंगे। सभी शराब ठेकों और बार में पॉइंट ऑफ सेल मशीनें लगेंगी। हरियाणा में अब 4 वेंडर्स का एक जोन का नियम होगा। नई आबकारी नीति 12 जून से 11 जून 2023 तक लागू रहेगी। नई आबकारी नीति को मंजूर करने के साथ ही सरकार ने अलग अलग क्षेत्रों से सुझाई गई मांगों पर भी अहम फैसला लिया। हरियाणा कैबिनेट के अहम फैसले, ठेकेदारों को पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। कारोबार के लिए ठेकेदारों को सिंगल विंडो मिलेगी। अवैध रूप से काटे गए प्लॉटों को नियमित किया जाएगा। एमएसएमई की स्थापना के लिए 15 दिन में मंजूरी दी जाएगी। आवासीय एवं वाणिज्यिक उपयोग के लिए नई लाइसेंस पॉलिसी। हरियाणा उद्यम संवर्धन नीति में किया गया बदलाव। परिवहन विभाग के ग्रुप डी में अंतर विभागीय तबादले हो सकेंगे। एरोस्पेस और डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी को मंजूरी। हांसी के डंपिंग ग्राउंड के लिए नपा को मिली 17 एकड़ जमीन। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में रोजगार के लिए अवसर उपलब्ध कराने को लेकर सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। अभी हम जैसे रोजगार मेले लगा रहे हैं मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना में। 40,000 लोग तो पिछले 4 महीने में इसी के अंदर जिनको लोन दिलाया, जिन्होंने काम अपने शुरू किए, किसी ने कर दिए, किसी ने कर रहे होंगे। ये हमारा जो 1 लाख का टारगेट है वो 1 लाख का टारगेट हम पूरा करेंगे। मई के महीने में इस बार अब फिर एक टाइम टेबल आपको मिलने वाला है कि जिसके अंदर ये रोजगार मेलों का जो 3rd फेज वो फिर शुरू होगा। अगले साल भर ये चलेंगे। लगभग 10 मेले ऐसे हैं जो ये लगेंगे
और 10 मेलों में लाख से बल्कि कहीं ज्यादा इन लोगों को रोजगार देने की हमारी स्थिति बनेगी। हरियाणा कैबिनेट ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्रदेश में व्यापार को सुगम बनाने और लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं, जिनका सकारात्मक असर आने वाले समय में प्रदेशवासी अनुभव कर पाएंगे। तेजिंदर सिंह बग्गा को लेकर सियासी ड्रामे की शुरुआत शुक्रवार उस वक्त हुई जब पंजाब पुलिस बग्गा के घर पहुंची। पंजाब पुलिस ने मोहाली में बग्गा के खिलाफ दर्ज किए गए मामले में उन्हें गिरफ्तार किया और फिर हरियाणा पुलिस के दखल के बाद तेजिंदर बग्गा को दिल्ली वापस भेजा गया है। इस पूरे मामले में कानून का सहारा लेकर किस तरह राजनीति साधने की कोशिश की गई है, ये रिपोर्ट देखिए। देश के 3 राज्यों के बीच घूम रहा तेजिंदर गिरफ्तारी का मुद्दा हाई कोर्ट पहुंच गया है और मामले में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सुनवाई मंगलवार तक टाल दी है। दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे एएसजी सत्यपाल जैन ने बताया कि ये अलग बेंच का मामला था, इसलिए मामले की मंगलवार को फिर से सुनवाई होगी। शुक्रवार के दिन जिस तरह 3 राज्यों की पुलिस आमने सामने दिखाई दी, उससे सरकार के हाथों कानूनी शक्तियों के उपयोग दुरुपयोग से जुड़े कई सवाल खड़े हुए। तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी से उसके दिल्ली वापसी तक के क्रम में कई घंटों का समय कुरुक्षेत्र में भी बीता, जिसे लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अपना रुख साफ किया। देखिए, पंजाब में उन्होंने कोई एफआईआर की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सतेंद्र बग्गा और बिना किसी आधार के एक चुनावी सभा में कोई बात भाषण किया गया, उसको लेकर के एक एफआईआर कर दी गई और उस एफआईआर के बाद आज उन्होंने दिल्ली पुलिस को बिना बताए और उनको सुबह 5 बजे कुछ लोग गए, वो तो कहते हैं पुलिस के सब लोग हैं और हम उस एफआईआर के अंतर्गत वहां से लेकर के उठा के लाए हैं। अच्छा ये होता है कि जैसा एक दस्तूर होता है कि उनको किसी भी व्यक्ति को वहां से अरेस्ट करना है तो दिल्ली पुलिस को बताना चाहिए। उसमें से हरियाणा पुलिस अलर्ट हुई और वो गाड़ियां जो थी उस नंबर की, एक गाड़ी नंबर की थी, बाकी 3-4 गाड़ियां और थी, उनको कुरुक्षेत्र में पिपली के पास उन्होंने उसको रोक लिया, पकड़ लिया। हमारी ड्यूटी बनती है। इस बीच में उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बताई कि हम पंजाब पुलिस के लोग हैं, हम इनको लेकर के जा रहे हैं। तो हमारा काम यही था कि हमें चूंकि इन्फॉर्मेशन दिल्ली पुलिस की है, दिल्ली पुलिस को हैंडओवर किया है, आप या तो दिल्ली पुलिस से ले लें या वहां से दोबारा जाकर के अरेस्ट करें, लेकिन दिल्ली की पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए वो जरूरी था। हमारा काम हमने किया। इसके बाद आगे के घटनाक्रम में उन्होंने पंजाब पुलिस ने कहा कि हम कोर्ट में जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उनका काम है। अल्टीमेटली हरियाणा पुलिस ने दिल्ली पुलिस को सौंप दिया, दिल्ली पुलिस लेकर दिल्ली चली गई है। आगे का काम पंजाब पुलिस जाने, दिल्ली पुलिस जाने, हरियाणा पुलिस का उसमें कोई रोल नहीं। मामले में पंजाब पुलिस की तरफ से हाई कोर्ट की रुख किए जाने के बाद मामले में कानूनी बारीकियों को परखा जाएगा और संविधान के दायरे से बाहर जो भी गतिविधियां हुई उस पर संज्ञान लिया जाएगा, लेकिन इन सब में अभी वक्त लगेगा। वहीं पूरे मामले पर सियासी शोरगुल भी जोरों से सुनाई दिया, जबकि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इस पर कार्रवाई को 90 तुले अंदाज में अनुचित ठहराया। बात तो है कि प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, करना चाहिए था। दूसरा विषय ये एक पॉलिटिकल इशू है, क्योंकि इलेक्शन के दिनों में तेजिंदर बग्गा ने कई वहां जाकर भाषण दिया। भाषण के अंदर पुलिस यानी भाषण के अंदर एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाना, पॉलिटिकल बातें करना, ये सामान्यतः चलता है और इसमें कोई घटना होती भी है तो चुनाव आयोग के संज्ञान में आती है, बाद में पुलिस उसको देखती है और एक सहज रूप से एक चार्जशीट बनती है, उसमें कहीं छूटता है, कोई होता है, किसी को वार्निंग मिलती है, कुछ भी होता है। पॉलिटिकल इश्यूज इस प्रकार से ज्यादा चला नहीं करते हैं, लेकिन पंजाब पुलिस के ऊपर इस प्रकार का दबाव बनाना कि एक पॉलिटिकल आदमी को वहां से इस प्रकार से उठा के लाना,
आखिर इतना परस्पर सद्भाव रखना चाहिए। ये पॉलिटिकल पार्टियों में अगर इस प्रकार का एक वैमनस्य बढ़ेगा, वैर बढ़ेगा, तो चीजें कहीं तक नहीं रुकेंगी। दिल्ली पुलिस बग्गा को वापस दिल्ली ले आई। हालांकि वापसी के बाद भी मेडिकल में देरी को लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराया। बग्गा की घर वापसी के बाद सियासत बढ़ेगी, इसका संकेत बीजेपी नेता दे चुके हैं। सियासी टकराव के साथ अदालती लड़ाई भी जारी रहेगी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में पंजाब सरकार की याचिका पर सुनवाई होगी। सरकार की तरफ से पंजाब पुलिस के हरियाणा में रोकने के मामले में याचिका दायर की गई। इससे पहले हाईकोर्ट ने बग्गा की कस्टडी दिल्ली पुलिस को न सौंपने और उन्हें हरियाणा में रखे जाने की पंजाब सरकार की अपील को ठुकरा दिया था।